हाय फ्रेंड्स, रजिंदर टैक्स एंड एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा कौन सा तरीका है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का जिसके बीच में आपका टैक्स कम से कम कटे और आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। आज हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के 5-6 तरीके आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है सेल डीड। सेल डीड वो होती है जब हम किसी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको सेल डीड बोला जाता है। इसके बीच में आपका जो टैक्स है लगभग मोस्टली स्टेट्स 7 से 8% काटती है। और अगर आप ये जो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे या लेडीज़ के नाम पे ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 1 से 2% का फ़र्क पड़ सकता है, जो कि बेस्ट है और काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत से पर्सन सेल डीड में कम अमाउंट में लिखवा कर तब भी आप अपना कुछ एक टैक्स बचा सकते हैं। ये होती है सेल डीड। इसके बाद होता है गिफ्ट। हम अगर अपने रिलेटिव से कोई चीज़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं या किसी हम रिलेटिव को कुछ देते हैं तो उसमें भी हम उसका टैक्स बचाने के लिए हम उसे गिफ्ट डीड के ज़रिए भी दे सकते हैं, जिसके बीच में भी ट्रांसफ़र टैक्स बहुत कम कटता है। इसके बाद आता है तीसरा तरीका होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का। जी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी का तरीका भी एक बेस्ट तरीका है, लेकिन इसके बीच में आगे चल के इसमें प्रॉब्लमें आ सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को उसे सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, वो उसे सेल या आगे अपने बच्चों के नाम पर नहीं करवा सकता। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। जब कुछ समय के लिए वो कहीं दूर होते हैं तो वो नेक्स्ट फॉर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं ताकि जो वो उस जगह का, उस होटल का, उस मकान का कुछ समय के लिए यूज़ कर सके। इसके बाद आता है आपकी विल। जी हाँ, हम कई बार अपने बच्चों को कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। विल मनी का ट्रांसफ़र, शेयरों का ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, और जो भी हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं इनके ट्रांसफ़र के लिए भी विल का इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल अच्छा है और कई बार विल के चक्कर में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसमें ये होता है कि कोई चीज़ अगर हमने खुद परचेज़ की है तो उसके ऊपर हम किसी एक अपने एक लड़के या एक लड़की को वो चीज़ लिख कर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी ज़मीन, पुश्तैना मकान या पुश्तैना कोई होटल वगैरह कुछ भी है जो कि पीछे से हमें आ रहा है, अगर हम उसे एक पर्सन के नाम पे लिखते हैं तो दूसरा पर्सन उसके एवज में खड़ा हो सकता है, क्योंकि पुश्तैनी प्रॉपर्टी के ऊपर सभी का हक होता है। और कोई भी पिता अपने एक बच्चे को अगर वो लिखता है तो उसके बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके बाद चौथा तरीका होता है फैमिली का। इसमें फैमिली सेटलमेंट भी बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर पिता ने किसी एक बच्चे को कोई प्रॉपर्टी देनी हो तो बाकी जो अदर मेंबर होते हैं, जो अदर लड़के या उसकी सिस्टर्स होती हैं, वो खुद आके आके लिख देती हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसको एक के ही नाम पे कर दिया जाए। इसको फैमिली सेटलमेंट भी करो किया जाता है, जिसके ऊपर आपका टैक्स बहुत कम लग करता है और प्रॉपर्टी को दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी लागत लगती है वो कम होती है। इस तरह ये 4-5 तरीके हैं जिस तरह आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेल डीड पर ही टैक्स लगता है। अदरवाइज जितने भी आपको ये 4 या 5 तरीके बताए गए हैं इनके ऊपर जो ट्रांसफ़र टैक्स है वो बहुत कम लगता है। प्लीज़ उनका